अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो हमने पढ़ना है सब सेलुलर ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी पढ़ा था, जिसमें हमने उसके 3 पॉइंट डिस्कस किए थे लास्ट टाइम और कुछ साइंटिस्ट को डिस्कस किया था। अब हमने जिसमें डिस्कस करना है वो हमने सेलुलर स्ट्रक्चर्स, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स या ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स। सब सेलुलर या ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स किन्हें कहा जाता है? हमारे पास कुछ जानदार ऐसी हैं जो जानदार और बेजानदार के दरमियान कंसिडर की जाती हैं। बॉर्डर लाइन लिविंग और नॉन लिविंग के इनको कंसिडर किया जाता है, उनको हम सब सेलुलर या ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिनके ऊपर एक कोट होता है। हमारे पास एक हिफाजती गिलाफ होता है जिसके अंदर आरएनए या डीएनए होती है। अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास इसकी 2 टाइप्स हैं, एक को प्रायॉन्स कहा जाता है, एक को वायरॉइड्स कहा जाता है। प्रायॉन्स हमारे पास प्रोटीन पे मुश्तमिल होती हैं, जबकि वायरॉइड्स हमारे पास आरएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल होती हैं। आप पी से याद कर सकते हैं, प्रायॉन्स ओनली फॉर प्रोटीन्स, सिर्फ इसमें प्रोटीन्स होती हैं। अब ये जब तक ये किसी जानदार के ऊपर होते हैं तो ये हमारे पास लिविंग होते हैं। जैसे ही ये जानदार के पर नहीं होते, किसी सॉलिड क्रिस्टल्स पे होते हैं, तो हम इनको बेजान कंसिडर करते हैं। अब ये सब सेलुलर और ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स का हम इसको नाम दे देते हैं। इसकी डिटेल हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर ली है। अब जो हम देखेंगे, हम इसमें देखेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर्स। अब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो है ये एक ऐसी दुनिया है जिसको हम आम आँख से नहीं देख सकते हैं। हम इंसानी आँख से अंदर वाले सेल्स के स्ट्रक्चर्स को नहीं देख सकते। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो वो सिर्फ 1500 टाइम्स बढ़ा करके दिखाने की सलाहियत रखती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 250 लाख मतलब 2.5 लाख बढ़ा करके दिखाती है। अब जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को ऑब्ज़र्व किया था वो भी उसने माइक्रोस्कोप में किया था। अब जो सेल की दुनिया है हमारे पास, हम उसको डिस्कस करते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। अब सबसे पहले जो हम सेल के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल की बात करें, इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करें तो हमारे पास सेल का एक अहम हिस्सा है। अब जो सेल वॉल है वो हमारे पास 2 वर्ड्स का कलेक्शन है या 2 अल्फाज का मजमूआ है। जैसे सेल को कहा जाता है और वॉल दीवार को। हम सेल वॉल को ये भी कह सकते हैं सेल की दीवार। जिस तरह किसी भी घर की दीवार होती है, किसी भी इमारत की बाउंड्री लाइन होती है, किसी भी चीज़ की हमारे पास हिफाजत की दीवार होती है, इसी तरह हमारे पास सेल की भी एक दीवार होती है जिसे हम सेल वॉल का नाम देते हैं। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हर स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती है। अब उसके बाहर एक एडिशनल वॉल होती है, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। उसके अलावा ये किन ऑर्गेनिज़म्स में पाई जाती है? जैसे हमारे पास प्लांट्स में, फंजाई में, इनमें भी सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन जो प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज की है, फंजाई की सेल वॉल प्रोटिस्टा की है और काइटिन की है। कुछ प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होते हैं, उनके अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है। और कुछ ऐसे जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर भी सेल वॉल
पाई जाती है। अगर हम फंक्शन को देखें, सेल के फंक्शंस को, तो हमारे पास पहला फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करती है, की हिफाजत करती है। अच्छा, जो सेल वॉल है ना, हम इसको डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली भी कहेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं इसके फंक्शन। अभी हमने पढ़ा कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हिफाजत करती है, स्ट्रेंथ देती है स्ट्रक्चर्स को या उन ऑर्गेनिज़म्स को जिनमें ये पाई जाती है, उसकी शेप बनाती है हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्म में। उसके बाद सेमी परमिएबल का ये काम करती है। सेमी कहते हैं हाफ को, परमिएबल होता है गुजरने देना। ऐसे स्ट्रक्चर्स को गुजरने देती है जो उनके लिए बेनिफिट्स होते हैं, जो उनको चाहिए होते हैं, उन चीज़ों को, उन मटेरियल्स को, उन मिनरल्स को ये नहीं गुजरने देता है जिनमें हमारे पास जो इसको चाहिए नहीं होते। इसका ये होता है सेमी परमिएबल। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की, तो सेल वॉल की 2 लेयर्स हैं। आउटर लेयर्स को हम प्राइमरी लेयर्स कहते हैं और इनर लेयर को हम सेकेंडरी लेयर कहते हैं। अब जो प्राइमरी वॉल है, जो आउटर साइड लेयर है, वो थोड़ी स्मूथ और लचकदार होती है, वो आउटर साइड पे होती है, ठीक है। अगर सेकेंडरी की बात करें तो वो प्राइमरी के अंदर वाली साइड, मतलब इनर साइड पे हमारे पास पाई जाती है। अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें कि किस केमिकल कंपोजिशन से बना है, मैंने आपको पहले भी बताया, वो सेलुलोज की बनी हुई है। हम ये जो पिक्चर्स हैं प्लांट सेल या एनिमल सेल्स, इसकी हम पिक्चर्स आगे देखेंगे, ऐड की हुई हैं, तो आप उसे देखिएगा कि हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल है। अब जो हमने पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा सेल के बारे में। हमने पढ़ा कि जो सेल वॉल है वो सेल की क्या है? दीवार है। हमने इसका पढ़ा कि ये हमारे पास इसमें साइटोप्लाज्मा के इर्द गिर्द हमारे पास आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है सेल वॉल। फिर हमने कहा ये किन किन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। हमने देखा ये प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। अगर हमने कहा इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ, शेप और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का फंक्शन। अब जो हमने इसमें डिस्कस करने लगे हैं प्लाज्मोडेस्माटा को। प्लाज्मोडेस्माटा दरअसल एक ख़ास किस्म के सुराख होते हैं हमारे पास, पोर्स होते हैं जो एडजेसेंट सेल वॉल में पाए जाते हैं। अगर उर्दू में आसान अल्फाज में इसको समझना चाहें तो वो ये हैं, वो सुराख जिनके ज़रिए साथ जुड़े हुए प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होते हैं, उनको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। हमारे पास 2 सेल्स वॉल है ना, अब वो दोनों जुड़े हुए हैं, उनके दरमियान एक हमारे पास होल है, एक सुराख है, जिसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। अब हम इसको यूँ कह सकते हैं, सर्टेन पोर्स इन एडजेसेंट सेल वॉल्स through which their cytoplasm connected। आप ये लिख सकते हैं, इन प्लांट सेल्स there are certain pores in adjacent cell wall through which their cytoplasm connected, ठीक है। प्लांट की केमिकल कंपोजिशन सेल वॉल की, फंजाई की कंपोजिशन से क्या होती है? डिफरेंट होती है। हमारे पास फंजाई की काइटिन की होती है, प्रोकैरियोट्स की प्रोटियोग्लाइकन की होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की, सॉरी। अब जो हमने डिस्कस करना है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म, डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन की, तो इसकी तारीफ हम यूँ कर सकते हैं, इट इज़ सेमी विस्कस, सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर इन्वेलपमेंट सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं वो? सेमी, जो वर्ड 2 यूज़ हुए हैं, सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट। अब जो सेमी विस्कस है, विस्कस कहते हैं गाढ़े को, ठीक है, और सेमी है नीम गाढ़ा, ठीक है।
सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब है नीम शफाफ। इसका मतलब ये एक ऐसा मटेरियल, ऐसा मवाद है जो नीम गाढ़ा होता है और नीम शफाफ होता है, मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट और सेमी विस्कस। ये फिज़िक्स की एक टर्मिनोलॉजी विस्कोसिटी से निकला है। जो सेमी विस्कस का मतलब है, आप इतना समझ लीजिए कि ऐसा मवाद जो किसी हद तक गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है लेकिन गाढ़ा है, शहद जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता। सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि इसके अक्रॉस देखा जा सकता है लेकिन एक लिमिट तक देखा जा सकता है। अब ये जो प्रेजेंट होते हैं ये न्यूक्लियस इन्वेलप, मतलब न्यूक्लियस के दीवार और सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में हमारे पास प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो हमारे पास एक ऑर्गेनिक आ रहा है जिसमें प्रोटीन और लिपिड्स आते हैं, और दूसरा आ जाता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक है, हमारे पास कंपोजिशन में क्या आ जाते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसके फंक्शन की बात करें तो इसका पहला काम साइट का प्रोवाइड करना है जहाँ पे सेल की ऑर्गेनेलिस फ्लोट करती हैं। ठीक है, और जो सेकंड इसका फंक्शन है वो मेटाबॉलिज्म के लिए जगह फ्राहम करना है। दो फंक्शन है सेल ऑर्गेनेलिस साइटोप्लाज्म के, एक है साइट फॉर सेल ऑर्गेनेलिस और मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का फंक्शन है। ये दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं हमारे पास साइटोप्लाज्म के। साइटोप्लाज्म के हवाले से हमसे डेफिनेशन, उसकी कंपोजिशन, उसके फंक्शन के हवाले से पूछा जा सकता है। सेल वॉल के इंट्रोडक्शन, उसकी फंक्शंस, उसके स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में पूछा जा सकता है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में पूछा जा सकता है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, हम इसकी डेफिनेशन या आप इसकी डेफिनेशन यूँ कर सकते हैं, इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इन सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल मेम्ब्रेन क्या है, इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये सेल वॉल के अंदर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है। इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनर टू सेल वॉल, ये सेल वॉल के अंदर वाली साइड पे सेल मेम्ब्रेन होती है। हमारे पास प्लांट में सेल वॉल नहीं होती है। फंक्शंस, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में हमारे पास ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। पहला क्या है कि केमिकल मैसेजेस को सेंड करना। सेकंड पे जो इसका काम है आइडेंटिफाई सेल, और जो थर्ड है वो है सेमी परमिएबल। केमिकल मैसेजेस का मतलब क्या है कि हर जानदार के जिस्म में कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। रिकॉल योर मेमोरी, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। इंडिविजुअल कब बनता है, जब ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेट होते हैं, टिश्यू और सेल कोऑर्डिनेट करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स और बायो एलिमेंट कोऑर्डिनेट करते हैं। इस कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास केमिकल्स यूज़ होते हैं, केमिकल यूटिलाइज होते हैं। उन केमिकल मैसेजेस को, केमिकल चेंजेस को का नाम देते हैं हम। ठीक है, अगर ये सेल मेम्ब्रेन आइडेंटिफाई सेल को करना, ये आउटर साइड पे होती है और ये आइडेंटिफाई में सेल्स में काम करती है। अगर सेमी परमिएबल की बात करें तो ये मुफीद अशिया को अपने अंदर से गुजरने देती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, सेल के अंदर एंटर होने का काम देती है, और बहुत सी अशिया को सेल के अंदर एंटर होने से रोकती है, इसलिए इसको सेमी परमिएबल का नाम दिया गया।
अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन के हवाले से इसमें प्रोटीन्स पाई जाती हैं, इसमें लिपिड्स पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, मोस्टली ये हमारे पास क्या है, कंपोजिशन। अब प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या? ये ख़ास किस्म के बायोमोलिक्यूल्स हैं। अब इसमें कुछ स्पेशल टाइप के कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं हम। इसकी डायग्राम में देखें तो हमारे पास लिपिड्स की 2 लेयर्स हैं। बाइलेयर, हम इसको नाम देते हैं लिपिड्स बाइलेयर का। अगर हम बात करें जो एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं लिपिड्स बाइलेयर के दरमियान, हमारे पास जो लिपिड बाइलेयर्स के दरमियान एम्बेडेड हैं वो हैं प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स। अब जो हमारे पास प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के साथ कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं लिपिड्स के ऊपर, लिपिड बाइलेयर के ऊपर, इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अगर ये हमारे पास प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हों तो हम इसको नाम दे देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का। और अगर ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हों तो ये हम इनको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल स्पेसिफिक टाइप के जो प्रोटीन के साथ अटैच होंगे वो ग्लाइकोप्रोटीन, और जो लिपिड्स के साथ अटैच होंगे वो ग्लाइकोलिपिड्स। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें यूँ दिखाई देता है कि लिपिड्स की बाइलेयर्स के दरमियान, 2 लेयर्स के दरमियान हमारे पास प्रोटीन है जो ख़ास वक़्फ़ों में मौजूद है, जो लिपिड्स और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के साथ के चेन्स अटैच हैं, जिनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का नाम देते हैं। ये हमारे पास थी सेल मेम्ब्रेन। अब हम फर्दर डिटेल को डिस्कस करें तो उसमें हमारे पास आ जाती हैं ऑर्गेनेलीज़। ऐसी कौन सी ऑर्गेनेलीज़ हैं जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है? नंबर 1 हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने कहा कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज़ हैं सेल्स की। इनकी अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर डिटेल नोट पूछा जा सकता है। आपसे सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पूछा जा सकता है। इसकी कंपोजिशन क्या है, फंक्शंस क्या हैं, और पूछा जा सकता है सेल मेम्ब्रेन्स है क्या और किन ऑर्गेनेलीज़ में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। अब लोकेशन क्या है सेल में, ये आउटर साइड सेल में साइटोप्लाज्म को कवर करती है और ये इलास्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है साइटोस्केलेटन। अब जो हमने डिस्कस करने लगे हैं वो साइटोस्केलेटन है। साइटो का वर्ड जो है ये मतलब है सेल, और स्केलेटन ढांचे को कहते हैं सेल का ढांचा, ठीक है। नेटवर्क ऑफ, अगर फंक्शन की इंट्रोडक्शन की बात करें, नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, ये हमारे पास एक ख़ास किस्म के धागे हैं जो मुश्तमिल होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन्स पर। माइक्रोट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स कंसिस्ट ऑफ एक्टिन प्रोटीन।
अगर इनके फंक्शन की बात की जाए तो इनके दो फंक्शंस हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है सेल की शेप को होल्ड करना और चेंज सेल शेप। साइटोस्केलेटन के दो फंक्शन हैं, एक सेल की शेप को में होल्ड करना और दूसरा शेप को चेंज करना। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो हमारे पास ये बनी हुई है, हम इसकी डायग्राम यूँ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन है क्या, हमने इंट्रोडक्शन और फंक्शन देखा। नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन एंड माइक्रोफिलामेंट्स आर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड एक्टिन। ठीक है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो हमने कहा ये सेल की शेप को होल्ड करता है और चेंज करता है सेल की शेप को। ये हमारे पास फंक्शन है। अब हमने डिस्कस करना है न्यूक्लियस को। इससे पहले जो हमने स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया वो सेल के अहम स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्स की ऑर्गेनेलिस को, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस को। अब वो चीज़ें जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अब हम इसमें यूँ कह सकते हैं कि न्यूक्लियस प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल्स। आप इसमें बता सकते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ठीक है, ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके गिर्द दोहरी हिफाजती झिल्ली या हम कहते हैं कवरिंग या मेम्ब्रेन होती है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें पौधों के सेल में और जानवरों के सेल में, पौधों और जानवरों में इसकी लोकेशन क्या है, डिफरेंट है। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। अगर हम बात करें प्लांट सेल्स में तो प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस हमारे पास पेरिफेरी में होता है, क्योंकि उसके सेंटर में वैक्यूल होते हैं। क्योंकि प्लांट सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलते हैं और सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो न्यूक्लियस जो है वो इस प्लांट सेल्स में पेरिफेरी पे होता है। जबकि एनिमल में हमारे पास न्यूक्लियस क्या है, सेंटर में होता है। हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस जो है लोकेशन देखें उसकी, एनिमल सेल में सेंटर में है, प्लांट में सेंटर पे नहीं होता है। छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलके एक बड़ा वैक्यूल बनाते हैं, लार्ज वैक्यूल, जिसकी वजह से वो पुश साइड पे पुश कर देते हैं न्यूक्लियस को। अब हम बात करने लगे हैं न्यूक्लियर इन्वेलप की। अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो न्यूक्लियस के गिर्द एक हिफाजती गुलाफ होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और ये बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप किसके साथ बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन से। अब न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं, पोर्स, देयर आर सर्टेन पोर्स इन न्यूक्लियर इन्वेलप। छोटे छोटे पोर्स होते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप में। अब हम डिस्कस करते हैं, पहले हमने लोकेशन देखी, फिर हमने देखा न्यूक्लियर इन्वेलप, अब हम देख न्यूक्लियर पोर्स देखा। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर प्लाज्म। अब न्यूक्लियर प्लाज्म क्या है हमारे पास, ये वो मटेरियल है या हम कह सकते हैं इट इज़ अ मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड, इट इज़ अ मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड दी न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, क्या है न्यूक्लियर प्लाज्म, मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर इन्वेलप। अब न्यूक्लियोलस क्या है, ये हमारे पास राइबोसोम सिंथेसिस फैक्ट्रीज है। हमारे पास न्यूक्लियोलस क्या है, राइबोसोम फैक्ट्री है, दरअसल न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल को एनालाइज करते हैं तो हमें ये डार्क स्पॉट की सूरत में, गहरे धब्बे की सूरत में दिखाई देता है। आप देख सकते हैं इट इज़ अ डार्क स्पॉट
प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये क्या है? वेयर राइबोसोम्स आर सिंथेसाइजिंग डार्क स्पॉट इन द न्यूक्लियस वेयर राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड। न्यूक्लियोलस क्या है? जब हम इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो ये धब्बा, गहरा धब्बा हमें नज़र आता है, ये एक डार्क स्पॉट नज़र आता है न्यूक्लियस के अंदर, जो किसके, जहाँ पे राइबोसोम्स की तैयारी होती है। ये राइबोसोम्स की हम कह सकते हैं फैक्ट्री है। अब क्रोमोसोम्स क्या है? सेल का जीनियाती मादा है हमारे पास। ये खसूसियात को पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में मुंतकिल करती है। ये हमारे पास डीएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। क्रोमोसोम्स विजिबल तब होते हैं जब सेल्स डिवाइड होते हैं। क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं होते जब सेल डिवाइड में नहीं होता। क्रोमोसोम्स तब विजिबल होते हैं जब सेल डिवाइडिंग फेस में होता है, और तब विजिबल क्रोमोसोम्स नहीं होते जब सेल डिवाइडिंग फेस में नहीं होता। हमारे पास इंटरफेस वो फेस है जब सेल हमारे पास रेस्ट फेस में होता है। तो इस दौरान जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे पास धागे की सूरत में मौजूद होते हैं, और जब सेल की डिवीजन शुरू होती है तो ये विजिबल थ्रेड की फॉर्म में कंडेंस होकर क्रोमेटिन में तब्दील हो जाते हैं। तो यह कहलाते हैं हमारे पास क्रोमोसोम्स। हर जानदार के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की एक ख़ास तादाद पाई जाती है। हम डायग्राम की मदद से इसके स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। अब डायग्राम में हमारे पास इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं। हमारे पास एक डार्क स्पॉट हमें नज़र आ रहा है। हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर इन्वेलप, और जो अंदर हमारे पास सर्कल्स है स्मॉल, वो न्यूक्लियोलस है। उसके इर्द गिर्द क्रोमोसोम्स हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता है, और उसमें जो क्रोमोसोम्स है वो सिर्फ डीएनए का बना होता है, और वो हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? सबमर्ज्ड होता है। ठीक है, अब हमने डिस्कस करना है कि राइबोसोम्स क्या हैं। अगर इसको मुख्तसरन बयान किया जाए तो ये टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स, मतलब टाइनी कहते हैं छोटे को, ग्रेनुलर्स कहते हैं दानेदार को, और स्ट्रक्चर्स बनावटी को कहते हैं। ये ऐसी छोटी छोटी दानेदार स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल में मौजूद होती हैं। हमने न्यूक्लियस में डिस्कस किया है कि न्यूक्लियोलस इसे बनाता है। राइबोसोम्स की फैक्ट्री बोला ना हमने, सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के हमारे पास दो सब यूनिट्स हैं, एक लार्ज होता है सब यूनिट्स और एक स्मॉल होता है। अगर हम इसमें देखें डिटेल में तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें मौजूद होती हैं। नंबर 1 राइबोसोमल आरएनए, और नंबर 2 प्रोटीन। नंबर 1 क्या है? राइबोसोमल आरएनए, नंबर 2 पे क्या है? प्रोटीन। डियर स्टूडेंट्स, जो राइबोसोम्स हैं वो जो छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स हैं, ये दो सूरतों में पाए जाते हैं। नंबर 1 फ्री फ्लोटिंग, या तो ये साइटोप्लाज्म में आज़ादाना तौर पर तैरते हैं, मतलब फ्रीली मूवेबल कर रहे होते हैं, या तो ये अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास सेल का एक ऑर्गेनेली है और नालियों का एक नेटवर्क और मजमू है जो कि सेल्स में पाया जाता है। अगर राइबोसोम्स की डायग्राम देखें तो उसमें दो यूनिट्स हैं, एक यूनिट ऊपर है और एक नीचे है। जब राइबोसोम्स अपना वर्क प्रॉपरली करते हैं तो इसका जो मेन या फंडामेंटल या बुनियादी फंक्शन है वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्या करता है? प्रोटीन बनाने में अपना किरदार अदा करता है। जब राइबोसोम्स अपना वर्क नॉर्मली नहीं कर पाता है तो इसके दोनों यूनिट्स डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स का राइबोसोम्स छोटा नहीं होता है बल्कि साइज़ में बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स।
न्यूक्लियस और राइबोसोम्स हमारे पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, मतलब जो भी हमने पीछे पढ़ा वो सारा लॉन्ग शॉर्ट में मिक्सअप होकर आ सकते हैं। वो हमसे न्यूक्लियोलस का पूछ सकते हैं, वो राइबोसोम्स का पूछ सकते हैं, कितनी टाइप्स के राइबोसोम्स हैं, रफ फ्री फ्लोटिंग और रफ एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम। उसके बाद इसका मेन फंक्शन क्या है, इसके सब यूनिट्स कितने हैं, हमारे पास क्रोमोसोम्स क्या हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है, न्यूक्लियर पोर्स क्या हैं। ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं। एज अ लॉन्ग शॉर्ट आपने इसको अच्छी तरह याद कर लेना। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा।